नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ठुकराया ईरान का ऑफर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रहेगा बंद। कहा तूफान आ रहा है और जो आने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। अमेरिका ईरान में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज में जारी नाकाबंदी से कच्चे तेल में जोरदार उछाल। $126 प्रति बैरल के पार गया ब्रेंट का भाव। फिसल कर $116 पर आया ब्रेंट। कच्चे तेल में उछाल और इंपोर्टर्स की तरफ से डिमांड बढ़ने की वजह से रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा रुपया। $1 का भाव $95.33 तक फिसला। क्रूड में उबाल और रुपए में कमजोरी ने बिगाड़ा बाजार का मूड। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली। मेटल रियल्टी एफएमसीजी शेयरों में गिरावट। आईटी फार्मा इंडेक्स बढ़त पर बंद। Corrected market is the best time to start, I'm telling you. From low levels, they've done 15%, but otherwise 12-13% तो बनता है। तो 6 साल में आपको डबल हो जाएगा। तो अभी आप 26 में 32 में आपको पक्का 50,000 का इंडेक्स हो जाएगा। 50,000 का इंडेक्स। हाँ, वो मेरे को कोई डाउट नहीं है। कच्चे तेल में उबाल पर एमओएफएसएल के चेयरमैन और फाउंडर रामदेव अग्रवाल ने जताई चिंता। हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में बोले, महंगे कच्चे तेल से इकोनॉमी की ग्रोथ और मार्केट पर पड़ेगा खराब असर। बाजार की गिरावट को बताया खरीदारी का बड़ा मौका। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की कई उड़ानें लेट और रद्द होने से यात्री परेशान। दिल्ली, बेंगलुरु और अहमदाबाद की उड़ानें प्रभावित। नाराज यात्रियों ने एयरपोर्ट पर किया हंगामा। स्पाइस जेट का बयान, ग्राउंडिंग, खराब मौसम और एफडीटीएल लिमिट के चलते उड़ानें रद्द। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल्स के बीच सांठगांठ पर सरकार की नजर। सूत्रों के मुताबिक अनरेगुलेटेड कॉन्ट्रैक्ट पर सख्ती के लिए IRDAI लाएगा कोड ऑफ कंडक्ट। CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में असम में बीजेपी की हैट्रिक का अनुमान। तमिलनाडु में डीएमके और AIADMK के बीच कांटे की टक्कर। केरलम में यूडीएफ को 70 से 80 सीटों का अनुमान। बंगाल के पहले चरण में बीजेपी को बढ़त। आज शाम देखिए बंगाल का फाइनल आंकड़ा। मुंबई एयरपोर्ट पर आज स्पाइस जेट की कई उड़ानें लेट और कैंसिल होने से यात्री परेशान हैं। कुछ उड़ानें घंटों देरी से उड़ी तो कुछ आखिरी वक्त पर कैंसिल हो गई। एयरपोर्ट पर परेशान यात्रियों ने हंगामा भी किया। क्या है ये पूरा मामला, बताने के लिए हमारे साथ है संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, बताइए आखिर आज स्पाइस जेट की कितनी फ्लाइटें लेट और रद्द हुई है और अभी फिलहाल लेटेस्ट अपडेट क्या है? जी, ये जो पूरी स्थिति है ये कल रात से ही शुरू हो गई थी बननी, जबकि एक के बाद एक कई फ्लाइट्स डिले चल रही थी, कैंसिलेशन हो रहे थे। शुरुआत की जो मुंबई दिल्ली फ्लाइट है SG 631, वहाँ पहले 4 घंटे देर बताया गया, फिर यात्रियों को बोर्ड करवा दिया गया। उसके बाद बोला गया कि नहीं, ये फ्लाइट कैंसिल हो गई है। तो उसके बाद यात्रियों का जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता गया। उन्होंने टर्मिनल 1 पर नारेबाजी भी की। बाद में CISF को भी बुलाना पड़ा, लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। इसके अलावा बेंगलुरु की फ्लाइट, अहमदाबाद की फ्लाइट, इसके अलावा वाराणसी की फ्लाइट, ये सभी इम्पैक्टेड हुई। गोरखपुर की फ्लाइट ये भी इम्पैक्टेड हुई है। कई फ्लाइट्स ऐसी रहीं जो कि जैसे बेंगलोर की 9 घंटे के करीब देरी से उड़ी। उसके अलावा अहमदाबाद की जो फ्लाइट है वो करीब 3 घंटे की देरी से उड़ी। तो इसलिए जो यात्री हैं उनको बहुत ज्यादा उनके अंदर गुस्सा था। खासतौर पे कई ऐसे यात्री थे जिनको बोर्डिंग पास थमा दिया गया, बाद में कहा गया कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो इसको लेकर स्थिति काफी ज्यादा जो है विकट बन गई। बाद में हालांकि स्पाइस जेट ने अपना स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि 3 उनकी फ्लाइट जो है रद्द हुई थी, मुंबई दिल्ली, मुंबई गोरखपुर और मुंबई बेंगलोर। इसके अलावा 2 फ्लाइट ऐसी थी जो कि डिले से चल रही थी। जो कारण उन्होंने बताया है कि एक तो कई सारे उनके विमान जो है वो ग्राउंडेड हैं। दूसरा, बागडोगरा जो इससे पहले का स्टेशन था वहां पे खराब मौसम चल रहा था। और दूसरा कि क्रू की शॉर्टेज थी क्योंकि FTTL लिमिट की वजह से। तो इन कारणों को उन्होंने गिनाया। उन्होंने कहा कि जो अल्टरनेट व्यवस्था है वो की जा रही है। हालांकि ये जो पूरी जो सिचुएशन है ये अभी दिख जरूर रही है, लेकिन अगर आप आंकड़ों को देखें, कल ही जो DGCA ने आंकड़े दिए थे
स्पाइस जेट का जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस रहा है वो सबसे खराब रहा है। सिर्फ 43% ही जो है ऑन टाइम उड़ानें उनकी चल रही हैं। पिछले पूरे मार्च के महीने की बात करें पूरे देश में तो स्थिति जो है लगातार खराब होती जा रही है स्पाइस जेट के लिए, और आज की जो स्थिति बनी है वो उसी का एक नतीजा है जो पिछले कई दिनों से चीजें हमें देखने को मिल रही थी। बहरहाल डीजीसीए ने कहा है कि वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और स्पाइस जेट से इस मामले में एक्सप्लेनेशन मांगा गया है। जी जी बिल्कुल रोहन, आप बने रहिए हमारे साथ। भारत में हवाई यात्रियों की सबसे बड़ी परेशानी अब उड़ान नहीं बल्कि उनका सामान बन चुका है। आंकड़े बताते हैं कि हवाई यात्रियों की हर दूसरी शिकायत बैगेज को लेकर है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं रोहन से। रोहन जुड़े हुए हमारे साथ। रोहन, क्या कहते हैं डीजीसीए के ये आंकड़े? जी हाँ, जितनी शिकायतें पिछले पूरे महीने में मार्च के महीने में दी गई हैं उसका लगभग 50%, 47% अगर मार्च की बात करें, शिकायतें ऐसी रही हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बैगेज को लेके हैं। बैगेज में देरी, बैगेज गलत जगह पे चले जाना, अगर इंटरनेशनल फ्लाइट से तो किसी और डेस्टिनेशन पे चले जाना, इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ये पिछले अगर 3 महीनों का आंकड़ा देखें उसमें भी यही है, 50% के आसपास आंकड़े बताते हैं कि बैगेज से जुड़ी समस्याएं हैं। इसके अलावा जो समस्याएं हैं वो मैं आपको तो फ्लाइट प्रॉब्लम्स लगभग 20% हैं, रिफंड की शिकायतें लगभग 19% हैं, कस्टमर सर्विस शिकायतें लगभग 5% हैं। और अगर सभी एयरलाइंस की देखें तो जो सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा है शिकायतों को डील करने का या शिकायतें आने का, वो अलायंस एयर का रहा है। इंडिगो की बात करें तो इंडिगो उसके बाद आता है 5.5 शिकायतें पर 10,000 पैसेंजर, और एयर इंडिया ग्रुप में 3.9 शिकायतें पर 10,000 पैसेंजर। तो कुल मिला के जो शिकायतें हैं उनका नेचर बदल रहा है। ग्राउंड हैंडलिंग की जो शिकायतें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल रोहन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल्स के बीच होने वाले अनरेगुलेटेड कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सरकार सख्त है। सूत्रों के मुताबिक इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI कंपनियों के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट लाने की तैयारी कर रहा है। इस एक्सक्लूसिव खबर की पूरी डिटेल्स बता रहे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, मेडिक्लेम पॉलिसी को लेकर इंश्योरेंस कंपनियों और हॉस्पिटल्स के बीच के 60 गांठ पर सरकार की पैनी नजर है। CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के साथ मिलकर एक कोड ऑफ कंडक्ट लाने की तैयारी कर रही है ताकि इंश्योरेंस कंपनियों और हॉस्पिटल्स के बीच होने वाले अनरेगुलेटेड कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में पारदर्शिता लाई जा सके। दरअसल सरकार ने और IRDAI ने इस बात को पता लगाया है कि आखिरकार जो हेल्थ क्लेम में जो रिजेक्शन रेट है वो आखिरकार इतना ज़्यादा क्यों है। दरअसल पिछले साल के आंकड़ों को उठाकर देखें तो पिछले साल जो क्लेम को लेकर शिकायतें मिली थी वो 41% उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। लिहाजा सरकार अब इस चीज़ को फिक्स करने की तैयारी कर रही है। दरअसल अभी 2 तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक जो पॉलिसी होल्डर्स को बीमा की पॉलिसी बेची जाती है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस, और इंश्योरेंस कंपनियां जो हॉस्पिटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा मिसमैच होता है। लिहाजा इसकी वजह से जो क्लेम होते हैं वो रिजेक्ट हॉस्पिटल की तरफ से कर दिए जाते हैं। लिहाजा इन्हीं चीज़ों को फिक्स करने के लिए, एक पारदर्शिता लाने के लिए सरकार एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स या कोड ऑफ कंडक्ट लाने की तैयारी कर रही है ताकि इन चीज़ों में एक तरह से एक तालमेल बढ़ाई जा सके, एक रिलेशन तैयार किया जा सके ताकि हेल्थ पॉलिसीज़ में रिजेक्शन रेट में कमी लाई जा सके। साथ ही साथ एक इफेक्टिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म की भी तैयार किया जा रहा है जिसको कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्लेम एक्सचेंज पर लोड किया जाएगा, जिससे कि ऑटोमेटिक जो क्लेम रिजेक्शन है उसमें कमी लाए और जो बीमा पॉलिसी होल्डर्स होते हैं उनके क्लेम का सेटलमेंट आसानी से किया जा सके। तो इस तरह की सरकार तैयारी कर रही है ताकि जो हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनियों के बीच में जो अनरेगुलेटेड एग्रीमेंट्स होते हैं उस पर सख्ती लाई जा सके। अब आपको बता दें, ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान को जल्द ही समझदारी दिखानी होगी वरना अंजाम काफी बुरा होगा। इधर अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी UAE जाने वाले हैं। इन तमाम हलचलों की डिटेल जानकारी लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी, ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दे दी है, तो क्या हलचल है फिलहाल इस पूरे मोर्चे पर? देखिए, दरअसल अभी भी कोई युद्ध जैसे हालात जो बने हुए खत्म होने के आसार दूर दूर तक दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि ईरान ने जो शांति का प्रस्ताव दिया था उसको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ठुकरा दिया है और उन्होंने यहां तक कि सख्त चेतावनी दी ईरान को कि जितना जल्दी हो आप समझ जाइए वरना अंजाम काफ़ी बुरा होगा। अब इसका मतलब लोग ये लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में ईरान के ऊपर अमेरिका
एक तगड़ा हमला फिर से कर सकता है, छोटे समय के लिए हो लेकिन हमला हो सकता है, जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं। और एक तरफ ये भी कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कि उन्हें कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये इशारा इस बात का था कि मुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो हमने नाकाबंदी कर रखी है, अमेरिका ने नाकाबंदी कर रखी है, उसे हटाने को लेकर कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि अमेरिका का अब मानना है कि पहले जितने भी हमले किए गए थे उससे ज्यादा कारगर साबित हो रहा है इस तरह की नाकेबंदी, क्योंकि इससे ईरान की आर्थिक रीढ़ जो वो टूट रही है। तो ये नाकेबंदी का होना अमेरिका की तरफ से और उसके बदले में ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना लगातार जारी है, और इसका नतीजा ये निकला है कि कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। 48 से 72 घंटे 25% तक बढ़ जाना कच्चा तेल अपने आप में एक कह सकते हैं ऐतिहासिक झटका है पूरे ऑयल इकोनॉमी के लिए। अब इससे कैसे निपटा जाए, इसकी रणनीति अलग अलग तरीके से बन रही है। इस बीच एक अच्छी खबर ये निकल कर आ रही है कि अगले महीने जब प्रधानमंत्री मोदी यूरोप के दौरे पे जाएंगे तो कुछ एक घंटे के लिए यूएई में रुकेंगे। यूएई में रुकना दो लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूएई अभी अभी ओपेक और ओपेक प्लस देशों से बाहर निकला है। तो अब वो अपने हिसाब से ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, अपने हिसाब से ऑयल का कारोबार कर सकता है, कच्चे तेल का कारोबार कर सकता है। ओपेक का तीसरा सबसे बड़ा देश है, तो भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। तो उस मोर्चे पे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बावजूद कच्चे तेल की सप्लाई कैसे और बेहतर हो सके, इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अमेरिका ईरान तनाव से ग्लोबल मार्केट में हलचल तेज है। आज ब्रेंट क्रूड का भाव $126 प्रति बैरल के पार चला गया। हालांकि बाद में क्रूड में थोड़ी नरमी देखने को मिली और यह फिसलकर $116 प्रति बैरल पर पहुंच गया। क्रूड में आखिर इतनी उथल पुथल कब तक रह सकती है, जानते हैं मनीषा गुप्ता से। मनीषा जी बताइए। कच्चे तेल में जिस तरह की तेज़ी देखने को मिली है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप पिछले 3 साल देखें, जैसे कि 2023, 24 और 2025, इन तीनों सालों में हमने कच्चे तेल में गिरावट होते हुए देखी थी। 2025 में कच्चा तेल 20% तक लुढ़का था, 2024 में करीबन 3% की गिरावट थी। 2026 की अगर बात की जाए तो 90% तक की तेज़ी हमने यहाँ पर कच्चे तेल में ऑलरेडी आते हुए देखी है। कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से कच्चे तेल में बढ़त है। एक तो ये कि जो ब्रेंट क्रूड की फ्रंट मंथ ट्रेडिंग है उसकी आज यहाँ पर एक्सपायरी है, तो उससे पहले हमने ज़ोरदार तेज़ी यहाँ पर आते हुए देखी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद हुए अब 2 महीने हो चुके हैं। जो 100 मिलियन बैरल यहाँ पर वर्ल्ड में आता है उसका 15% यानी कि 15 मिलियन बैरल प्रतिदिन गल्फ में से आता है, जो फिलहाल यहाँ पर शट है। इसी के साथ साथ शट डाउन करना आसान है, और ईरान में भी काफ़ी सारी हमने प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर शट डाउन होते हुए देखी हैं तेल की। उन्हें शुरू करने में बहुत समय लग जाएगा, ये भी एक चीज़ है जो बाजार यहाँ पर फैक्टर इन कर रहा है। और इसी के साथ लैक ऑफ क्लैरिटी है कि ईरान से कौन बात कर रहा है, क्या वहाँ पर लीडरशिप है, और आगे जाकर किस तरह का रेजोल्यूशन हम निकलता हुआ देखेंगे। कोई हेडलाइंस वहाँ से निकल के नहीं आ रही हैं, तो अब बाजार को लगने लगा है कि ये सारी की सारी जो स्थिति है वेस्ट एशिया में, ये बहुत लंबी चल सकती है, और उसका एक जियोपॉलिटिकल प्रीमियम हमने प्राइसेस में आता हुआ देखा है। काफ़ी हद तक यही एक्सपेक्टेशन आगे जाकर बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस को भी है, फिर चाहे वो सिटी है, गोल्डमैन सैक्स है, बैंक ऑफ अमेरिका है, सभी को लगता है कि 80 से $95 प्रति बैरल एक एवरेज बन सकता है कच्चे तेल का। और अगर ये स्थिति ऐसे ही बरकरार रही कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, लड़ाई लगातार जारी है, तो 130-140 तक के लेवल्स हम मई के एंड में फिर यहाँ पर बनता हुआ देख सकते हैं। मनीषा जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो वही ब्रेंट में उछाल और रुपए की कमजोरी से बाजार का मूड बिगाड़ दिया है। सेंसेक्स निफ्टी गिरकर बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप में बिकवाली हावी रही है। कैसे रहा है बाजार का हाल, बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, बाजार के मूड माहौल की बात करी जाए तो मूड माहौल हमें थोड़ा सा पस्त साइड में ही देखने को मिला है। मॉर्निंग से हम देख रहे थे कि बाजार का जो मोमेंटम है बेयर साइड में ज्यादा जाता हुआ दिखाई दिया है। बैंकिंग में करीबन 1% की कमजोरी देखने को मिली है। वहीं निफ्टी में भी बात करी जाए तो करीब 1% का इजाफा यहाँ पे भी आता हुआ दिखाई दिया है। सेक्टर स्पेसिफिक टाइम पे बात करी जाए तो आइए देखते हैं कि कहां पे जो रिकवरी है वो आज के सत्र में आती हुई दिखाई दी है। आईटी में थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो हमें ठीक ठाक देखने को मिला है, लेकिन इसके अलावा बाकी सारे ही सेक्टर्स में हमने देखा है कि जो मूड माहौल था हमें नेगेटिव साइड में जाता हुआ दिखाई दिया है। बिकॉज क्रूड का प्राइस आज 126 तक के स्तर पे आ गया था। हालांकि आखिरी तक आते आते 116 के स्तर तक वो कूल ऑफ होता हुआ नजर आया, और वहीं रुपए में भी थोड़ी सी हमें जो ठीक ठाक चाल है वो देखने को मिली सेकेंड हाफ में। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है किस तरीके का देखने को मिला है। बढ़ने वालों में सारे ही आपको मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स आईटी पैक से देखने को मिलेंगे। इन्फोसिस की बात कर लीजिए, टेक महिंद्रा की बात कर लीजिए, बिकॉज गिरते रुपए का जो इम्पैक्ट है पॉजिटिव साइड में यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा सन फार्मा
फार्मास्यूटिकल, नंबर्स आए, नंबर्स के बाद ये जो रिफ्लेक्शन है वो देखने को मिला। बजाज ऑटो की भी जो चाल है वो शानदार साइड में देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट की इस टाइम पे बात कर ली जाए तो देखिए जो गहराई है कितनी ज्यादा है। हिंडाल्को, एचयूएल, इटर्नल और टाटा मोटर पीवी में काफी गिरावट देखने को मिली है। अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करी जाए तो एफएमसीजी में भी आज काफी ज्यादा प्रेशर जो है वो देखने को मिला। एचयूएल के नंबर आए, नंबर के बाद ये जो प्रेशर है वो देखा गया। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे स्पेसिस की तो वहां पे भी जो गिरावट है काफी ज्यादा देखने को मिली है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेटल सेक्टर में काफी गिरावट आज के सत्र में रही है। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। सड़कों पर एक्सीडेंट कम करने के लिए सरकार ने व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम को डी लाइसेंस करने का फैसला किया है और टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने इस पर फ्रेमवर्क बनाने के लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। क्या होगा इसका फायदा, बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। सड़क पर गाड़ियों के बीच में दुर्घटना होना आम है, लेकिन आजकल जो नई गाड़ियां आ रही हैं उनके अंदर एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम यानी कि एडास सिस्टम लगा होता है, जो कि एक सेंसर के जरिए काम करता है, जो ड्राइवर को पहले से ही अलर्ट कर देता है। तो इसके लिए एक स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल किया जाता है। दूरसंचार विभाग ने उस स्पेक्ट्रम को डी लाइसेंस करने का फैसला किया और ट्राई से पूछा है कि इसके लिए किस तरह से एक फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है। तो ट्राई ने इसको फ्रेमवर्क बनाने की दिशा में काम करने की शुरुआत कर दी है और इसके लिए एक कंसल्टेशन पेपर ट्राई ने ऑलरेडी जारी करके सभी स्टेक होल्डर से राय मांगी है। तो एक बार ये कंसल्टेशन पेपर पर सरकार ट्राई अपनी गाइडलाइंस जारी कर देता है तो एक फ्रेमवर्क बन जाएगा किस तरह से सब गाड़ियां आपस में बात करेंगी, किस तरह से जो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम मैनेजमेंट है उससे किस तरह से बातचीत की जाएगी। और खासतौर पर जो आजकल नई मॉडर्न गाड़ियां आ रही हैं, ड्राइवरलेस गाड़ियां आ रही हैं, उनको भी एक यहाँ पर ग्रीन सिग्नल मिल सकता है। खासतौर पे कि ड्राइवरलेस गाड़ियां भी इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। तो इस नई टेक्नोलॉजी के जरिए जो ऑटोमेटेड गाड़ियां हैं, ड्राइवरलेस गाड़ियां हैं, वो भी भारत की सड़कों के ऊपर दौड़ सकती हैं। अगर आपको किसी सरकारी स्कीम की जानकारी लेनी है या फिर आवेदन करना है तो आपको अलग अलग वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं होगी। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन जल्द ही सरकार की एआई से जुड़ी चैटबॉट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कैसे काम करेगा यह बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। अगर आपको सरकार की किसी भी योजना के बारे में जानकारी चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान योजना हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना हो, तो आपको ये सारी जानकारी एक क्लिक के ऊपर ही मिल जाएगी। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन एआई चैटबॉट बनाने की तैयारी कर रहा है। इस चैटबॉट के अंदर सभी मंत्रालयों की से जुड़ी हुई जानकारी आपको उपलब्ध होगी। कैसे आवेदन करना है, कैसे उसके एप्लीकेशन को लेकर के आगे बढ़ना है, तो ये चैटबॉट आपको सारी जानकारी दे देगा। और सबसे बड़ी बात, ये चैटबॉट रीजनल भाषाओं के अंदर भी उपलब्ध होगी। इसको आप बोल करके भी एक्सेस कर पाएंगे। अभी जो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन है उसने 2 से 3 मंत्रालयों के लिए चैटबॉट की शुरुआत की है। सबसे पहले तो उन्होंने न्याय सेतु की भी शुरुआत की है, जिसमें आप सारी लीगल जानकारी आपको मिल जाती है। उसके साथ यूथ मंत्रालय के लिए भी एक चैटबॉट शुरू हुई है। लेकिन अब ये कोशिश की जा रही है कि पूरे सरकार के लिए एक चैटबॉट बना दी जाए, जिससे कि लोग आसानी से एक क्लिक के अंदर अपनी सारी जानकारी हासिल कर सकें। इससे क्या होगा, जो फेक वेबसाइट्स हैं उससे आप दूर रहेंगे और आपको आसानी से ये जानकारी आपकी भाषा के अंदर मिल जाएगी और आप इसके जरिए अपना काम काफ़ी आसानी से एक क्लिक के अंदर ही कर पाएंगे। असीम मनचंदा, CNBC आवाज, दिल्ली। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें आज के कंज्यूमर अड्डा टॉपिक के बारे में। आजकल ऐप के जरिए ऑनलाइन कामवाली बाई मिल रही है। क्या इसमें काम करने वाली और कंज्यूमर दोनों का फायदा है या फिर बाद में दोनों में नुकसान रहेगा? इसी पर होगी चर्चा कंज्यूमर अड्डा में आज शाम 5:57 पर।